गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। साइंस में चैप्टर चल रहा था एक हमारा, और इस चैप्टर को हमने काफ़ी हद तक पढ़ लिया था। मैंने आपको कुछ बता दी हैं बातें, जैसे कि डाइजेशन तक मैंने आपको बता दिया है। लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, किसी किसी को लाइफ आगे बढ़ाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्राइटेरियाज होते हैं कि हम किसी को ज़िंदा कहें या लाइव लिविंग कहें। जैसे कि ग्रोथ होनी चाहिए, रेस्पिरेशन, तो इस तरह की चीज़ें मैंने बताया आपको। मैंने डाइजेशन भी पढ़ाया था आपको, डाइजेशन भी पढ़ाया था, देख लीजिए ऊपर। तो डाइजेशन में आपको सब कुछ मैंने बताया था कि कैसे कैसे फ्लो चार्ट आपको पढ़ना है। मैंने रेस्पिरेशन में भी आपको स्टार्ट करके दिया था कि रेस्पिरेशन एक प्रोसेस ऐसी होती है जिसमें कि एनर्जी का प्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है। यानी कि जो हमने फूड अंदर लिया है, यानी कि ग्लूकोज जो हमने एब्जॉर्ब किया हुआ है, उससे हम एनर्जी बनाते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं उसका। ऑक्सीडेशन मतलब कि उसको, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये कर करके हम लोग एनर्जी निकालते हैं उससे, ग्लूकोज के अंदर से, ठीक है। तो इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। और ये जो रेस्पिरेशन मैंने अभी बताया ग्लूकोज से निकालते हैं, इसको कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन ये मैंने आपको बताया था, सेलुलर रेस्पिरेशन। और जो हम सांस ले रहे हैं इसे कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। ये भी रेस्पिरेशन का पार्ट है, लेकिन ये फिजिकल पार्ट है, यानी कि जो हमारे को दिख रहा है। और ये अभी हम नहीं पढ़ रहे, हमने पढ़ना है कि सेलुलर रेस्पिरेशन। तो वो मैंने पढ़ाया था आपको, ये यहाँ पर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाई वेरियस पाथवेज। तो आपको ये याद रखना है कि ये कैसे कैसे हो रहा है। ग्लूकोज है साइटोप्लाज्म, मतलब कि सेल के अंदर पहुँचता है, उसके अंदर पायरुविक एसिड और एनर्जी में टूट जाता है, ठीक है। अब ये पायरुविक एसिड, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती है इसे, तो ये इथेनॉल यानी कि अल्कोहल और CO2 में टूट जाता है, ठीक है। और अगर इसे ऑक्सीजन मिल जाए तो ये वो CO2 में टूटता है और वाटर में टूटता है। साथ में निकलेगी एनर्जी जो कि ज़रूरी है, ठीक है। एनर्जी सब में निकल रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी कब निकलेगी, जब ऑक्सीजन होगा। तो ये है जो सबसे ज़्यादा एनर्जी निकलेगी इसमें, ठीक है ना। ये प्रोसेस आपको याद रखना है। अगर ऑक्सीजन हुआ लेकिन सफिशिएंट नहीं है, कम पड़ गया ऑक्सीजन, जैसे कि मसल्स में पड़ जाता है कभी कभी, जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बनता है लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से हमें दर्द भी हो जाता है कई बार, ठीक है। और हम लोग थक जाते हैं, मसल्स काम नहीं करती। हम लोग आगे बढ़ने वाले थे। रेस्पिरेशन क्या है एग्जैक्टली, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन में दो पार्ट होते हैं, जैसे कि दो टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक मतलब कि रेस्पिरेशन हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, अब ऑक्सीजन नहीं है फिर भी रेस्पिरेशन हो रहा है, उसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ज़्यादा रहता है, जैसे कि 38 ATP। ATP एक करेंसी है, एनर्जी मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। जैसे 1 रुपये 2 रुपये होता है ना, तो वैसे ही 38 ATP। ATP मतलब एनर्जी का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो 38 ATP बनते हैं एरोबिक में और 2 बनते हैं एनारोबिक में। ये आपको याद रखना चाहिए कायदे से। इतना तो याद रखो ही कि एरोबिक यानी कि अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस हुई तो रेस्पिरेशन होगा ग्लूकोज का और उससे ज़्यादा एनर्जी निकलेगी। लेकिन एनारोबिक में जो रेस्पिरेशन होता है ग्लूकोज का, ऑक्सीडेशन होगा और फिर उसके बाद 2 ही ATP निकलती है, ठीक है, कम एनर्जी निकलती है। हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आप लोगों को बहुत कुछ तो पहले से ही पता होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ। अच्छा, इस फिगर में देखो ध्यान से, आपको एक नॉर्मल ह्यूमन बींग का एक अंदर का सेक्शन दिखा रखा है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें होंगी जो कि हमें पहले से पता हैं और कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। इसमें नाम देखेंगे सबसे पहले, ये नॉस्ट्रिल, नेज़ल पैसेज, नेज़ल कैविटी, ये पूरा हिस्सा नाक का है, नोज़, ठीक है। इसको मैं नोज़ कह सकता हूँ कि ये सिर्फ नोज़ का हिस्सा है। ये नॉस्ट्रिल, नेज़ल पैसेज और नेज़ल कैविटी, ठीक है ना। इसके अलावा, अच्छा, नॉस्ट्रिल क्या होता है? नॉस्ट्रिल मतलब कि जो हमारे नाक में जो दो छेद हैं, नाक है जो है ना, उसके छेद, तो उन दोनों को हम कहते हैं नॉस्ट्रिल। नेज़ल पासेज वो होता है, या पैसेज कह लो, जो हम सांस ले रहे हैं वो पूरा पूरा जो लंबा टनल है ना, तो उसको कहते हैं नेज़ल पासेज। और अंदर नाक के अंदर कि एक बड़ा इलाका, थोड़ी सी कैविटी होती है, थोड़ा कैविटी मतलब कि खाली इलाका एक तरीके से, जहाँ पर कुछ नहीं हो, सिर्फ दीवारें होंगी, ठीक है। तो वो नेज़ल कैविटी होती है। ये तीनों मिला करके नोज़ बनता है। नोज़ के बाद गला, गला यानी कि फेरिंग्स, गले के ठीक थोड़ा सा ऊपर, जहाँ पर बिल्कुल नाक का रास्ता और मुंह से जो रास्ता जाता है वो दोनों मिलते हैं, उसे कहते हैं फेरिंग्स,
ठीक है ना। तो वो फेरिंग्स होता है। उसके नीचे लैरिंग्स। लैरिंग्स होता है साउंड बॉक्स। आप देखिए यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है लैरिंग्स, ठीक है ना। ये देखो लैरिंग्स कहाँ है, यहाँ है लैरिंग्स। यहाँ पे साउंड जो हमारा आ रहा है वो यहीं से आता है। हमारा जो साउंड आता है ना वो लंग्स से जो हवा आ रही है उसके ऊपर कुछ लगा हुआ है ना। आप अपने गले में महसूस कर पाएंगे, वो हिलता भी है जब हम बोलते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं उसे कहते हैं लैरिंग्स यानी कि साउंड बॉक्स। इसके बाद आता है मेन लंग। अब लंग्स के अंदर का हिस्सा इतना रहता है, ठीक है। तो इसको हम लंग्स के अंदर काउंट कर लेते हैं। तो ये लंग्स के अंदर है और हम इसको देखेंगे कि है क्या। सबको हटा दो, अभी सिर्फ लंग्स को देखते हैं, मैंने सब बता दिया है। अच्छा, लंग्स में सबसे पहले आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया में क्या है? ट्रैकिया में एक्चुअली कुछ नहीं है। ये जो आपकी यहाँ पर जा रही है एरो, ये देखो ये जा रहा है ना। ये जो पाइप है जो कि दोनों लंग्स को कनेक्ट करेगा। लंग्स हमारे पास दो होते हैं ना, दोनों लंग्स में जो जाने वाला पाइप है, लेकिन उससे पहले एक पाइप है लंबा, उसको कहते हैं ट्रैकिया, ठीक है। अब जब ये ट्रैकिया जाएगा, टूटेगा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ देखो, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। एक इस वाले लंग के लिए जाएगा और एक इस वाले के लिए। तो ये जो ट्रैकिया के दो पार्ट जा रहे हैं, इसको कहते हैं हम कि ट्रैकिया अभी दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। और इसके लिए कुछ नाम दिए जाते हैं, जैसे ब्रोंकाई, ठीक है ना। अंदर जाके ये अंदर और भी पार्ट्स में डिवाइड होता रहेगा। कैसे होगा ये मैं बताता हूँ। जैसे कि ये इस तरीके से गया और डिवाइड हो गया ट्रैकिया, अब ये ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया। इसे कहते हैं, ये देखिए ऐसे डिवाइड होता जाएगा, इस तरीके से डिवाइड होगा, ठीक है ना। ऐसे बड़ा सा नेटवर्क बना लेंगे ये लोग। समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी चीज़ें। तो ये ब्रोंकाई होते हैं, ये जो सारा बनाया मैंने ये ब्रोंकाई है। और ब्रोंकियोल्स क्या होते हैं? ब्रोंकियोल वो होता है जो इनके इनके एंड में जो एंड में होता है ना, एंड का हिस्सा, ये अंत का हिस्सा, इसे कहते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है ना। और इसके बाद एल्वियुलर सैक। इनके ब्रोंकियोल्स के अंदर छोटे छोटे एल्वियुलर सैक होते हैं खूब सारे, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। तो ये जो एल्वियोलर सैक्स हैं, सैक मतलब बोरी, तो छोटी छोटी एल्वियोलाई होती हैं। ध्यान रखना, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स कोई पूछे तो क्या कहोगे? एल्वियोलाई, ठीक है। तो जो फंक्शन करता है, बेसिक यूनिट, जो सबसे छोटी यूनिट है जो फंक्शन कर रही है लंग्स के अंदर, उसे कहते हैं एल्वियोलाई, ठीक है। यही गैसियस एक्सचेंज करवाता है मेन। इसके अलावा यहाँ पर रहती है ब्लड कैपिलरीज। कैपिलरी मतलब ब्लड की नसें, नसें कह सकते हो आप, ठीक है। वो इस तरीके से जा रही होती हैं एल्वियोलाई को घेरती हुई, ताकि जो भी गैस वगैरह है वो सब एक्सचेंज कर सकें इनसे। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है लंग्स के लिए, यहाँ पर एल्वियोलाई दिख रहे हैं ना। तो एल्वियोलाई ऐसे ही होते हैं गुच्छे में। मैकेनिज्म देख लेते हैं। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या होता है? ब्रीदिंग क्या होता है भाई? ब्रीदिंग, हमने सांस ली, एक तो ये था इनहेलेशन, एक होता है सांस बाहर निकाली यानी कि एक्सहेलेशन। सांस लेने में क्या होता है, सांस देने में, बाहर निकालने में क्या होता है, वो चीज़ें थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, ठीक है। इनहेल जब करते हैं हम, जब सांस लेते हैं, तब इसके दौरान हमारी थोरैकिक कैविटी, थोरैकिक मतलब थोरैकिक जब भी वर्ड जोड़ते हैं हम, वो लंग्स के रिलेटेड होता है। ये कैविटी जो रेड डॉट लगाया मैंने, ये जो कैविटी है वाइट कलर की, इसको कहते हैं थोरैकिक कैविटी। यहाँ पर भी थोरैकिक कैविटी, ठीक है, लंग के अंदर का स्पेस, उसे कहते हैं थोरैकिक कैविटी यानी कि चेस्ट कैविटी। तो ये जो थोरैकिक कैविटी है ये हमारी एक्सपांड होती है यानी कि फैलती है जब भी हम सांस लेंगे। तो जब आप सांस लेते हो तो चेस्ट में हवा जाती है और ये फैलता है। फैलने की वजह से हवा अंदर जाती है। रिब्स जो है हमारी, यानी कि आप देखेंगे रिब्स होती है ना, रिब्स, आप अपने चेस्ट पे देखो, रिब्स आपको दिखाई देंगे, रिब्स, कई सारी बोन्स, तो वो जो हैं वो ऊपर उठने लगती हैं, यानी कि अंदर कैविटी बड़ी हो रही है। डायफ्राम, डायफ्राम क्या होता है? ये जो देख रहे हो आप, ये डायफ्राम है। ये पूरा सेपरेशन करता है, ये लंग्स को, नीचे वाली दीवार है लंग्स की, ठीक है ना, ऐसा समझ लो नीचे वाली दीवार है। तो ये डायफ्राम भी फ्लैट होता है, इसलिए शेप फ्लैट होती है इसकी, यानी कि एकदम प्लेन होती है, प्लेन होने लगती है धीरे धीरे, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा होता है डायफ्राम, नीचे की तरफ मूव कर रहा है ताकि फ्लैट हो जाए। नॉर्मल कंडीशन क्या रहती है कि ये ऐसा रहता है इस शेप में,
तो ऐसे ऐसा करने से क्या होता है, अंदर की स्पेस और बड़ी होती है। आप देखो मुड़ा हुआ है ना, तो जब सीधा होगा तो और स्पेस बड़ी होगी। तो लंग्स का वॉल्यूम फिर ऐसे ही इंक्रीज़ होता है, इसीलिए लंग्स के वॉल्यूम इंक्रीज़ होने लग गया तो आवाज़ अंदर आती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, एक्सहेलेशन। एक्सहेल जब करते हैं यानी कि सांस जब बाहर छोड़ते हैं तो फिर क्या होता है, यही चीज़ें उल्टी होने लगती हैं, यानी कि थोरैकिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगी, यानी कि ये जो कैविटी है ये छोटी होने लगेगी, कॉन्ट्रैक्ट छोटी सिकुड़ने लगेगी। रिब्स जो हैं, रिब्स ये रिब्स यानी कि जो हड्डियां हैं, वो जो रिब्स आपको दिख रही होंगी वो सिकुड़ने लगेगी, नीचे डाउन होने लगेगी। ठीक है। और डायफ्राम क्या होगा, ये डायफ्राम ऊपर उठने लगेगा वापस से। डोम शेप, डोम मतलब गुंबद, जैसे मंदिर के ऊपर होता है इस तरह की शेप। तो ऐसे हम एक्सेलेशन और इनहेलेशन को पढ़ते हैं। मैकेनिज्म यही होता है कि कैसे ब्रीदिंग होती है। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, जैसे कि ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलस। एल्वियोलस मतलब एक, एल्वियोलाई मतलब कई सारे एल्वियोलस मिलकर के एल्वियोलाई, प्लूरल होता है एल्वियोलाई। ठीक है। एल्वियोलस ये लिखा है ना, तो इसकी जगह एल्वियोलाई पढ़ा होगा आपने, तो वो एल्वियोलाई होता है, एक से ज़्यादा एल्वियोलस मिलकर के एल्वियोलाई बनाते हैं। ठीक है। इसके अलावा ब्लड और टिश्यू, ये तीन चीज़ें चाहिए होती हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। मतलब हमारे लंग्स जो मेन काम कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि हमारे जो अंदर की जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकले और बाहर से, तो इसके लिए इस टर्म यूज़ करते हैं गैसियस एक्सचेंज या फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। मैंने बताया था आपको। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हवा जो है जिसमें रिच इन O2, जो हमारी हवा है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, बाहर की हवा वो अंदर पहुंचती है, ब्लड कैपिलरीज के पास पहुंचती है। ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो हमारी आरबीसी के अंदर होता है, हीमोग्लोबिन, जो हमारी ब्लड में सेल्स होती हैं उसमें लाल लाल कलर का हीमोग्लोबिन होता है, सुना होगा आपने, हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो गया कम हो गया, तो वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर लेता है, ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। ठीक है। और फिर ऑक्सीजन को लेके जाते हैं ये लोग दूसरी जगह पे और उसको छोड़ देते हैं वहाँ। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन यहाँ पे ऑक्सीजन को पकड़ के दूसरी जगह ले जाता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू में बनी रहती है, यानी कि बाकी की बॉडी में बाकी की सेल्स जो मिलकर के टिश्यू बनाती हैं, वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाता है और ब्लड में जा कर के वो जब ब्लड में डिज़ोल्व होता है तो वो डिज़ोल्व हो जाता है। जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचा तो वो ब्लड में डिज़ोल्व हो करके, और इसी ब्लड में डिज़ोल्व होते हुए वो लंग्स में पहुंचता है। और जब लंग्स में एल्वियोलस तक पहुंचता है, यानी कि एल्वियोलाई तक पहुंचता है या एल्वियोलर सैक तक पहुंचता है, ठीक है ना, आपको बताया था मैंने। तो वहाँ तक पहुँचने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। जो हवा हमने अंदर ली है उसी में मिक्स कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। एल्वियोलाई जो होते हैं वो हवा खींच करके कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से, बॉडी के अंदर से खींच करके वापस डाल देती है उस हवा में, और फिर हमारी हवा हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। सांस छोड़ देते हैं। इसी तरीके की छोटी सी प्रोसेस है ये, देखने में बड़ी लग रही है पर आप समझो इसे, बहुत आसान है ना। टेरेस्ट्रियल एनिमल ऑर्गेनिजम्स, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, अच्छा कुछ ऑर्गेनिज्म भी बांटे हुए हैं इसमें रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग, वो भी पढ़ लेते हैं। आज मैं रेस्पिरेशन पूरा ही करूँगा। अच्छा, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर जो होता है ना, एटमॉस्फेयर समझ रहे हो, ये वातावरण जो है जहाँ हम सांस ले रहे हैं, हम भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, जो ज़मीन पे रहने वाले लोग हैं, यानी जानवर हैं या जो भी जीव है, तो उनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ये लोग एटमॉस्फेयर को यूज़ करते हैं ऑक्सीजन सोर्स के लिए। ठीक है ना, रेस्पिरेशन करने के लिए एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को यूज़ करने की कोशिश करते हैं सांस लेने के लिए। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है? प्लांट्स में जो होता है रेस्पिरेशन एनिमल से ज़्यादा आसानी से हो जाता है, उसमें सिंपल रहता है। इसमें किस तरीके से होता है? स्टोमेटा से, मैंने बताया था आपको ऑटोट्रॉफ्स में कि स्टोमेटा होते हैं छोटे छोटे, इस तरीके से छेद बने रहते हैं लीफ के अंदर, है ना। वो स्टोमेटा अगर वो ऐसे खुल जाता है तो फिर हवा बाहर निकल आती है ना, ज़्यादा निकलती है, और ऐसे करने में और अंदर भी जा सकती है, लेकिन ऐसे जब बंद हो जाता है तो हवा कम निकल पाती है बाहर और अंदर भी कम जा पाती है। तो स्टोमेटा ओपन या क्लोज होते रहते हैं। इसके अलावा लेंटिसल्स होते हैं। लेंटिसल्स मतलब वही स्टोमेटा जो लीफ पर हैं,
यानी पत्तियों पर हैं। वही स्टोमेटा अगर आपको भूरी भूरी यानी ब्राउन कलर की जो सरफेस होती है ना प्लांट में, अगर उसके ऊपर मिल जाते हैं तो वो मिलते हैं लेंटिसल्स। अच्छा, ये फिक्स होते हैं क्योंकि ब्राउन कलर है वो जिंदा नहीं होता है, डेड पार्ट होता है, तो वो हमेशा ऐसे खुला हुआ रहता है। ठीक है। कई बार रेस्पिरेशन वहाँ से भी होता है, जनरल रूट सरफेस से, सरफेस ऑफ द रूट्स, यानी कि जड़ से, जड़ की सरफेस से हो जाता है। ठीक है। रेस्पिरेशन कुल मिलाकर के बेसिकली क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज। गैस को एक्सचेंज करना है हमें, जो काम की गैस है उसे लेना है अंदर और ना काम की गैसेस बाहर निकाल देनी है। ठीक है। इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, इसके रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको सेंड कर देता हूँ। ओके, थैंक यू।